हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं जीएस पेपर 3 की एनालिसिस की। मेंस का पेपर 3 आपने देखा होगा, इकोनॉमी जैसे इकोलॉजी, एनवायरनमेंट जैसे टॉपिक्स, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स इसमें आते हैं। तो इस बार का पेपर काफी करंट ओरिएंटेड था, तो जानेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चंस थे और कैसे हमें इन एरियाज को प्रिपेयर करना है। वैसे अगर आप पेपर को देखें तो सब कुछ सिलेबस में ही था। कुछ एक क्वेश्चन जो काफी फैक्चुअल हो गए थे, तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं एग्ज़ैक्टली किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे हम प्रिपरेशन अपनी बेटर कर पाएँ। मेरे हर वीडियो के पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल इन नेचर था। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिटवीन बिफोर द ईयर 2015 एंड आफ्टर द ईयर 2015। आपको याद होगा 2015 में सीरीज में चेंज लेके आए थे हम। यूनाइटेड नेशन की स्ट्रैटेजी को हमने, स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया था। तब से बेसिकली हमने क्या था, नए डाटा सोर्सेज हम लेके आए, यूएन स्टैंडर्ड्स को हमने इम्प्लीमेंट किया। और तब से कुछ डाउट्स हैं कि कैसे सुटेबल होगा और कैसे एक्यूरेट मेजर जो है वो आएंगे। लेटेस्ट सीरीज जो है उसका बेस ईयर 2004-5 से चेंज करके 2011-12 कर दिया गया, और नया जो डेटा है वो अकॉर्डिंगली एमसीए 21 पे अपलोड किया गया। तो इसी को लेके आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि क्या डिफरेंस है कंप्यूटिंग की मेथोडोलॉजी में, क्या डिफरेंस है कंप्यूटिंग की पेडागॉजी में। तो ये बहुत फैक्चुअल चीज हो जाती है कि जो डिफरेंस है वो बेस ईयर का डिफरेंस है जो वो यूनाइटेड नेशन के कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी का डिफरेंस है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी होंगी। इस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली स्टूडेंट्स नहीं ठीक से कर पाते, बट हाँ क्योंकि फैक्चुअल है तो आप इसमें बता सकते हैं दोनों डिफरेंसेस। इसी तरह से एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, वो है कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट के डिफरेंस को आपसे पूछ रहा है। आपको बताना है कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो किस तरह से कैपिटल बजट जो है वो गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल रिसीट्स की बात करता है। रेवेन्यू बजट ऑन द अदर साइड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स की बात करता है। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको दोनों के कंपोनेंट्स, जैसा कि मैंने बताया, इन दोनों के कंपोनेंट्स कैपिटल योर रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिमिलरली रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इनको बहुत क्रिस्टल क्लियर वे में आपको डिफाइन करते हुए चलना है और आगे बढ़ना है। तो ये दोनों फैक्चुअल हैं। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ओपन एंडेड हो जाता है। हाउ डिड लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री हेल्प टू इंप्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। ये सम पार्ट्स कौन से हैं, जैसे हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं ऑपरेशन बर्गा को। किस तरह से ऑपरेशन बर्गा ने स्थिति जो है 1979 में बेटर की बंगाल के फार्मर्स की, और बंगाल में जो स्मॉल फार्मर्स हैं उन्होंने इसके बेनिफिट्स लिए। इसी तरह से अगर आप पंजाब की बात करें, अगर हरियाणा की बात करें, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें, तो किस तरह से लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो होते गए एंड अल्टीमेटली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को बेनिफिट मिला। सिमिलरली अगर आप केरला की बात करें, सिमिलरली आप डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड डॉक्यूमेंट्स की बात करें, ये सारे जो हैं वो छोटे छोटे ऐसे लैंड रिफॉर्म्स थे या फिर छोटे फार्मर्स को बेनिफिट देने के लिए लाए गए थे। नेक्स्ट है टू व्हाट एक्सटेंट माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग इंडियाज वाटर क्राइसिस। देखिए आप क्वेश्चन है व्हाट एक्सटेंट, तो जब हम कहते हैं ना टू व्हाट एक्सटेंट टाइप वाली चीज हो जाती है, कहां तक, तो उसमें आप उसके पॉजिटिव्स और आने वाले चैलेंजेस दोनों दिखाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन में आपके चैलेंजेस भी होने चाहिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होना चाहिए। आपको इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि माइक्रो इरिगेशन है क्या। आपको ये बताना है कि माइक्रो इरिगेशन कैसे रेन फेड इकोनॉमी को बेटर कर सकता है, लेकिन ऑन द अदर साइड कैसे बहुत कॉस्टली अफेयर है और इंडिया के फार्मर्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। साथ ही साथ इसके लिए जो स्किल सेट है वो भी हमारे फार्मर्स में अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कैसे माइक्रो इरिगेशन के बेनिफिट्स हैं। आपकी क्रॉप जो है वो बेटर प्रोड्यूस होगी, कम वाटर सस्टेनेबल क्रॉप रहेंगी, और सबसे बड़ा जो पर हेक्टेयर मोर क्रॉप का जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो भी मीट होगा। इस तरह से देखिए सब कुछ करंट अफेयर्स में से अगर आप न्यूज़पेपर्स को थॉरोली पढ़ रहे हैं तो आप कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आ गया, हाउ इज S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्निकली सुपीरियर टू एनी अदर सिस्टम प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। रशिया का सिस्टम है। आपको याद होगा 21 दिसंबर को ही एक न्यूज आ गई थी जिसमें इंडिया से फाइनली डिप्लॉय करने जा रहा है। तो इस तरह की जो सिस्टम्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि S-400 ट्रिम्फ जो सिस्टम है वो कैसे टेक्निकली सुपीरियर है, रशिया ने कैसे उसको यूज किया है, कैसे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक कर लेता है, ठीक है, उसमें इनबिल्ट रडार सिस्टम है। तो अल्टीमेटली जो S-400 है, जो आपका लैंड लैंड टू एयर एक सिस्टम है, तो ये कैसे बेटर वर्क कर पाएगा। तो यहाँ पे डिफेंस सिस्टम की टेक्निकल सुपीरियरिटी की बात की गई है और कैसे बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। तो बेस्ट आप बता सकते हैं कि रशियन टेक्नोलॉजी है, इसके फीचर्स
जो हैं वो कैसे-कैसे चीज़ें बेटर करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लॉन्च्ड एट वर्ल्ड लीडर समिट सीओपी 2026। ये कहाँ का नवंबर 21 की न्यूज़ है, ठीक है। पर्पस क्या है? पर्पस ये है सस्टेनेबल एनर्जी की बात करना, पर्पस है क्लीन एनर्जी की बात करना, पर्पस ये है कि एक ऐसा ग्रिड क्रिएट करना जो पूरे वर्ल्ड को क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कर सके। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आइडिया कब फ्लोट किया गया था? 2018 में फ्लोट किया गया था। थोड़ा सा ऐसे के बारे में बता दीजिए और बता दीजिए कैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया एक काफ़ी इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट इंडिया फ्रांस मिलके किस तरह से इसको पूरे वर्ल्ड में फेमस करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द की पॉइंट्स ऑफ द रिवाइज्ड ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स रिसेंटली रिलीज्ड बाय डब्ल्यूएचओ। 2021 की न्यूज़ है अगस्त की। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि डब्ल्यूएचओ ने किस तरह से चेंजेस किए हैं। तो ये आपको एक बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कैसे चेंजेस किए गए हैं कि फाइन पार्टिकुलेट मैटर पीएम 2.5 इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पार्टिकुलेट मैटर इतना। देन ओजोन के केस में ये मैक्सिमम लिमिट, तो लिमिट्स जो हैं वो डिफाइन की गई हैं। अब इसको आपसे यहाँ पे आगे ये भी पूछा गया कि 2005 से कैसे डिफरेंट है। तो आप देखेंगे 2005 से कैसे चीज़ें जो हैं वो डिफर करती गई हैं, यानी जो लेवल्स हैं उसको कम कर दिए गए हैं। यानी आइडिया बस यही है कि एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए इन लेवल्स का जो बेंचमार्क है वो और स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर ये जो लेवल्स हैं काफ़ी स्ट्रिंजेंट कर दिए गए हैं। अब आगे आप ये बताएंगे कि इंडिया का जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसको क्या-क्या चेंजेस लाने की अकॉर्डिंगली ज़रूरत है। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में हमें ये सब इम्प्लीमेंट करने की नीड एंड नेसेसिटी है जिससे कि हम बेटर ऑफ कर पाएंगे। चलते हैं डिस्कस अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक रिलेटेड हज़ार्ड्स, ठीक है। इंडिया की वल्नरेबिलिटी बतानी है अर्थक्वेक रिलेटेड हज़ार्ड्स को। गिव एग्जांपल इंक्लूडिंग सेलिएंट फीचर ऑफ मेजर डिजास्टर कॉज्ड बाय इंडिया इन डिफरेंट पार्ट्स इन लास्ट 3 डिकेड्स। देखिए सबसे पहले आप सेस्मिक जोन पे आ जाइए कि इंडिया कैसे हाई रिस्क और लो रिस्क के एरियाज को इंडिया में व्हेन इट कम्स टू अर्थक्वेक, तो ये सारे एरियाज है। लगभग कहा जाता है 59% एरिया जो है इंडिया का वो सेस्मिक हज़ार्ड डैमेज के जोन में आता है। लगभग 2/3 के आसपास है ना, 66 मतलब 60% के आसपास जो है वो 2/3 में आता है। तो वल्नरेबिलिटी की बात करें तो बहुत हाई वल्नरेबिलिटी है। इस तरह के मैप्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से आप लेबलिंग कर सकते हैं। ये स्टैटिक मैप्स हैं, इसको आप ले सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको बताना है सेलिएंट फीचर्स क्या-क्या हैं। गिव एग्जांपल्स इंक्लूडिंग द सेलिएंट फीचर्स ऑफ मेजर डिजास्टर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इन डिफरेंट पार्ट्स ड्यूरिंग लास्ट 3 डिकेड। 1990 से आप शुरू कर सकते हैं, 1980 से शुरू कर सकते हैं, कश्मीर का, भुज का, है ना? ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं किस तरह से ये इस तरह के अर्थक्वेक्स जो हैं आए हैं और उससे क्या-क्या डैमेजेस हुए हैं, क्या सेलिएंट फीचर्स रहे हैं, ठीक है? देन किस तरह से आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल कोस्ट पे एक अर्थक्वेक आया, सुनामी आई, उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस हुए 2002, 2004, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। देन डिस्कस हाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे फोकस करना है ना, एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, इंटरकनेक्टेडनेस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि बिटकॉइन, ठीक है। वेरियस आप देखेंगे ऐप्स आ रही हैं जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी हाइड कर सकते हैं, है ना? और इन ऐप्स के थ्रू मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप का मनी ट्रांसफर आ गया। तो इस तरह से बहुत सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। अब ये एक मनी लॉन्ड्रिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं। आपको बताना है कि क्या-क्या मेजर्स हैं जिससे मनी लॉन्ड्रिंग जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे टैकल की जा सकती है। देखिए सबसे पहली बात है, हम बात करेंगे पहले इंटरनेशनल लेवल की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल लेवल में यूरोपियन यूनियन ने एक सेट डेफिनेशन बनाई मनी लॉन्ड्रिंग की। इससे पहले कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन नहीं थी। जब तक पूरे वर्ल्ड की एक सिमिलर डेफिनेशन नहीं होगी, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रोकी जा सकती। देन एफएटीएफ बनाया गया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट को मनी लॉन्ड्रिंग और साथ ही साथ जो है टेररिज्म को रोकने के लिए रखा गया। देन उसके बाद नेशनल लेवल पे पीएमएलए 2002 लाया गया, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया एंड गवर्नमेंट ने वेरियस इंपॉर्टेंट स्ट्रिंजेंट मेजर्स बनाए जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग को देश में रोका जा सके, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्राइम बनाया गया, इसको लिंक किया गया बाकी क्राइम्स के साथ, आईपीसी के प्रोविजंस के साथ, तभी ये एक नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियो देगा। अब आपको बताना है कीपिंग इन व्यू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स। क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स की आपको बात बतानी है कि क्रॉस बॉर्डर से यानी आउटसाइड द कंट्री से जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं ओवर द टाइम, है ना? आप इस तरह के अटैक्स बता सकते हैं। अटैक्स आते रहते हैं हर समय, तो कोई भी एक रीसेंट अटैक के थ्रू आप इसको बता सकते हैं। डिफेंसिव मेजर्स की बात करें, क्या-क्या है? आपके पास सर्ट है, आपके पास साइबर स्वच्छता केंद्र है। तो इस तरह के मैती के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो इन साइबर अटैक्स को रोकने के लिए या साइबर प्रिपेयर्डनेस को बनाने के लिए किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप 150 वर्ड्स में बता सकते हैं। देन डू यू एग्री दैट इंडियन इकोनॉमी हैज़ रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड वी शेप रिकवरी? यस, 11% का आपने देखा, 11 से 12% का जो है रिवाइवल हुआ।
लेकिन आप बताएंगे कि ये एक अग्रीमेंट तो है वी शेप का, बट एक फियर भी है के शेप जाने का। ठीक है, गिव रीजंस, आप रीजंस बता देंगे किस तरह से इकोनॉमी जो है वो ग्रो की ड्यूरिंग कोविड, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड। आप ये डेटा सेट के साथ ही बता पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में देखिए डेटा सेट बहुत नेसेसरी है। जब तक आप प्रॉपर डेटा नहीं देंगे कि एग्जैक्टली कितने परसेंट फॉल हुआ, कितने परसेंट राइज हुआ, आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे वी शेप रिकवरी हुई या नहीं हुई। और बाद में आप ये कह देंगे कि एक फियर भी है इसमें कि वी शेप रिकवरी माइट रिजल्ट इनटू difference between haves and have not, that is the K-shaped recovery. Investment in infrastructure is essential for more rapid inclusive economic growth. Discuss in the light of India's experience. Obviously, आप बता देंगे जितने भी एक्सप्रेस वे, ई वेज डेवलप हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और इससे क्या होगा कि इंडिया का एक रैपिड और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हो पाएगा। ठीक है, तो ई वेज आने से, एक्सप्रेस, उसके बाद एयरपोर्ट्स आने से, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आने से कैसे जो मोबिलिटी है लोगों की इंक्रीज हो रही है, इंक्लूसिवनेस जो है इंक्रीज हो रही है, बेनिफिट जो है वो पर्कुलेट होके लोअर एंड तक जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि 250 वर्ड्स बताना है तो आपको एक रूरल अर्बन डिवाइड भी बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस करना है। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि डिस्पाइट ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं वहां पे अभी भी इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं पहुंची है। ठीक है, तो आइडिया बस यही है कि कैसे इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू आई है और डिस्पाइट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं आई है। ये दोनों बातें आपको बतानी है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। सिंपल है, सारे सेलिएंट फीचर्स बता दीजिए किस तरह से 75% रूरल, 50% अर्बन पॉपुलेशन को ये टारगेट कर रहा है, तो ये इसका टारगेट ऑडियंस है। इस तरह से क्या किस किस तरह के वेलफेयरिस्ट पॉलिसीज को लेके आ रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि फूड सिक्योरिटी बिल ने इस एक्ट ने हंगर और मालन्यूट्रिशन को इंडिया में कैसे टारगेट किया, तो वो भी आपको फैक्ट्स और डेटाबेस के थ्रू बताना पड़ेगा कि कैसे ये टारगेट जो है वो किया जा रहा है। व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। देखिए सबसे बड़ा है स्किल सेट, फिर है द एरिया ऑफ लैंड, छोटे छोटे लैंड बैंक्स हैं तो कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें, फिर है हमारे पास टेक्निक्स नहीं है, तो अल्टीमेटली ये चैलेंजेस हैं। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कैसे एक अपॉर्चुनिटी देंगी डाइवर्सिफिकेशन के लिए, वो आप बता दीजिए कि रिसेंटली चाहे हम बात करें माइक्रो इरिगेशन की, हम बात करें वेरियस अदर काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज की, हम बात करें मशीन्स की, किस तरह से मशीन टूल्स वगैरह इस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे, सबसे बड़ी बात है एक चैलेंज यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट्स भी थे कि राइस और व्हीट पे सबसे ज्यादा जो है फोकस रहा है। फिर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें तो शुगर केन है। तो प्रेजेंट चैलेंजेस में गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हैं, जैसे कि एमएसपी की पॉलिसी, ऐसा एफआरए की पॉलिसी, ये सब चैलेंजेस हैं। लेकिन जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकती है। अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी की बात करनी है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, पावर्टी एलिवेशन में हो, ठीक है, गिविंग बेनिफिट्स टू पीपल है, तो अल्टीमेटली आप इस तरह से बता सकते हैं कि कैसे अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बेटर जो अपॉर्चुनिटीज है वो क्रिएट करती है ना। अल्टीमेटली जब बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है तो पुअर सेक्शन को कैसे बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। वो अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी आप मेडिकल में ले सकते हैं, आप रिसर्च फील्ड में ले सकते हैं, आप एजुकेशन में ले सकते हैं, आप हर तरह से ले सकते हैं जैसे पुअर सेक्शंस को बेनिफिट हो। देन यहाँ पे पूछा गया इन्वेंशन ऑफ ब्लू एलईडी, आपको बताना है कि कैसे पहले ग्रीन और रेड एलईडी आती थी, है ना, फिर उसके बाद कैसे हम ब्लू एलईडी पे शिफ्ट हुए, क्या एलिमेंट्स है ब्लू एलईडी के, और सबसे बड़ा है क्यों एलईडी से हमारी लाइफ चेंज हो गई। एलईडी जो है लगभग 50 टू 51%, 52% जो भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है उतना वो आउटपुट देती है उसका 50%। लेट अस से अगर 2 वॉट कंज्यूम किया तो इल्यूमिनेशन जो है वो लगभग 50% एफिशिएंट, 60% एफिशिएंट होती हैं। जबकि आप पुराने अपने जो इंकेंडेसेंट बल्ब्स देखते थे वो 4%, 5% इन एफिशिएंसी उनकी होती थी, यानी उसमें लगभग 95% एनर्जी वेस्ट जाती थी। तो सबसे बड़ी बात है कि ब्लू एलईडी से बेनिफिट क्या हुआ कि एलईडीज ने हमारी लाइफ बहुत ईजी कर दी। मोबाइल फोन्स आ गए इस तरह के जो कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, वेरेबल गैजेट्स आ गए जिससे हम बेटर अब अपने आप को इवेलुएट कर पाते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन लाइफ में काफी इंपैक्ट आया है इन एलईडीज के आने से। देन मेजर आउटकम्स ऑफ 26 सेशन, ठीक है, और क्या है इंडिया के कमिटमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि नवंबर में पीएम ने प्रॉमिस किया था हमारे कि हमें सीओपी पे ये 5 चीजें करनी है। ठीक है, तो इंडिया का जीरो एमिशन टारगेट सेट किया गया था। पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया ने इतना बड़ा मेजर कमिटमेंट, और सबसे ज्यादा इसको नाम दिया गया पंच अमृत। तो आपको ऐसी चीजें पता होनी चाहिए, पंच अमृत 5 ही पॉइंट से याद होने चाहिए कि इंडिया नॉन फॉसिल फ्यूल पे कैसे जाएगा, उसके बाद एक कार्बन इंटेंसिटी इकोनॉमी को कैसे कम करेगा, फुलफिल करेगा 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल सोर्सेज से, और कार्बन एमिशंस को कैसे 1 बिलियन तक रिड्यूस करेगा। तो पंच अमृत के कॉन्सेप्ट को करंट में था, देखिए सारी कुछ करंट में से हैं।
डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स। कॉजेज एंड इफेक्ट्स लैंडस्लाइड्स के क्या हो सकते हैं, बहुत सिंपल है। और आपको बतानी है एक स्ट्रैटेजी, नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, कि कैसे कैसे आपको, देखिए सबसे बड़ा कॉजेज क्या है लैंडस्लाइड के, कॉजेज हो सकते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। देन उसके बाद मैसिव अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन, ये कॉजेज हो सकते हैं। इफेक्ट्स क्या है इसके, इफेक्ट्स यही हैं कि कैसे एक मैन लॉस, ये फ्लोरा का लॉस कर रहा है, फौना का लॉस कर रहा है, देन ह्यूमन लाइफ का लॉस कर रहा है, यही इसके इफेक्ट्स हैं। क्या स्ट्रैटेजी है कि अर्बनाइजेशन किस तरह से होना चाहिए, कौन कौन से को रेगुलेशन जोन्स को रेगुलेट करना है, कौन कौन सी फॉरेस्ट क्लियरेंसेस होनी जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे अभी ये क्यों न्यूज में था, इसलिए भी न्यूज में था, काफी लंबे समय से चारधाम प्रोजेक्ट को लेके यही प्रॉब्लम अटकी हुई है कि अगर चारधाम प्रोजेक्ट में रोड एक्स्ट्रा वाइड कर दी जाएगी तो आने वाले टाइम में लैंडस्लाइड के खतरा बढ़ जाएगा, बिकॉज बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं उनको हटाना पड़ेगा, वहां से सैंड निकालनी पड़ेगी, वहां से फॉरेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे, और माउंटेन्स जो हैं वो फिर अल्टीमेटली लैंडस्लाइड के फॉर्म में, जैसे ये रेनफॉल होगा या फिर अदरवाइज वहां पे लैंडस्लाइड्स होने लगेंगे। देन एनालाइज मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस पोज्ड बाय एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। देखिए स्टेट एक्टर्स, मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस कौन कौन से, यहाँ पे आप इवेलुएट कर लो, पाकिस्तान को इवेलुएट कर लो, बांग्लादेश को इवेलुएट कर लो, म्यांमार को इवेलुएट कर लो, चाइना को इवेलुएट कर लो, ये तो हो गए आपके स्टेट एक्टर्स, नेपाल को इवेलुएट कर लो। नॉन स्टेट में आप इसी तरह से अलकायदा को, या फिर जो भी आपके कश्मीर में होने वाले टेररिस्ट अटैक्स हैं, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इन सबको आप इवेलुएट कर लो, ठीक है। क्या क्या मेजर्स होने चाहिए, मेजर्स इंडिया की, मेजर्स हमेशा इसमें मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए। चैलेंजेस मल्टी डायमेंशनल है तो मेजर्स भी मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। सबसे पहले कैसे डिफेंस इक्विपमेंट्स को, साइबर टास्क फोर्स को अपनी स्ट्रेंथन करना है, बॉर्डर सिक्योरिटी लेके आनी है, बॉर्डर मैनेजमेंट बेटर करना है, ठीक है। देन उसके बाद कंट्रीज के साथ जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना है, ये भी एक मेजर बेनिफिट वो हो सकता है। एनालाइज कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत इंटेंस है। इट्स कॉजेज एंड लिंकेजेस, क्या कॉजेज हैं टेररिज्म के, बता सकते हैं कि कंट्री के जो चारों तरफ जिस तरह की कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, हम पाकिस्तान की बात करें, है ना, जहाँ पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती, अफगानिस्तान की बात करें, ठीक है, देन उसके बाद म्यांमार में हो रहे इश्यूज की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं राइज देते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को। इनके ऑब्नॉक्शियस नेक्सस यही हैं। क्या क्या नेक्सस हैं टेररिज्म की, सबसे बड़ी बात है ड्रग ट्रेड वगैरह, ठीक है, इनके नेक्सस बन चुके हैं। आर्म्स के जो भी स्मगलिंग होती है, देन उसके बाद बाकी जो स्मगलिंग्स होती हैं, तो उससे क्या होता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो बढ़ जाता है, इनको एक रूट मिल जाता है, फाइनेंसिंग के तरीके मिल जाते हैं, तो ये ऑब्नॉक्शियस नेक्सस इनका बनेगा। मेजर्स क्या है मेनेस ऑफ टेररिज्म रिक्वायर्ड के लिए, फिर वही, ये प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत सारी सिमिलरिटीज मिल जाएंगी। इस क्वेश्चन का जो टेररिज्म वाला पार्ट है इसका आंसर, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि कैसे टेररिज्म को इरेडिकेट करना है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद जितने भी टेररिस्ट इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ब्लैकलिस्ट करने के एक मैकेनिज्म होने चाहिए, ठीक है। अब यूएन में कितनी बार इंडिया ब्लैकलिस्ट करना चाहता है, पर वीटो की वजह से यूएनएससी में वो चाइना और पाकिस्तान की वजह से नहीं कर पाता है। तो इस तरह से एक प्रॉपर इंटरनेशनल मैकेनिज्म होना चाहिए जो इनको आइडेंटिफाई करे, ब्लैकलिस्ट करे, और इनके अगेंस्ट एक इंटरनेशनल टास्क फोर्स काम करे, ठीक है। हर वो कंट्री जो टेररिज्म से जूझ रही है, जो टेररिज्म से इम्पैक्टेड है, वो एक इंटरनेशनल टास्क फोर्स का हिस्सा बने और इसको एनफोर्स करे। तो इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जीएस पेपर तो हर बार ऐसा ही रहता है, करंट से क्वेश्चन उठाए जाते हैं क्योंकि सारे टॉपिक्स इसमें करंट ओरिएंटेड हैं। आपको जितना भी पिछले 4-5 महीने 8 महीने का करंट अफेयर्स उसको थॉरो करना होता है, चाहे वो एनवायरमेंट इकोलॉजी हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी इंडिया का इंटरनेशनल कमिटमेंट हो। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, एक बार में देख के समझ जाएंगे। बस हाँ, कंटेंट को लेके थोड़ा सा हो सकता है कि अगर आपने करंट अफेयर्स को थॉरो नहीं पढ़ा है तो शायद आप इसको ठीक से ना लिख पाए। तो इसके लिए करंट अफेयर्स की नॉलेज को अपनी बेटर कीजिए। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी वीडियोस से आपको मिल जाएंगे, हम इतनी सारी यहाँ वीडियोस डेली बेसिस पे जो लेके आते हैं, वहीं से आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।